गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. ओके, जो एप्लीकेबल है वो ले लो, बट एटलीस्ट होश में आ जाओ. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो कंप्लीट किया उसका थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते. ठीक है, तो आप सबको याद होगा कि हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट डील कर रहे थे, बराबर. और इसमें लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टिंग्विश बिटवीन, ताकि हमको समझे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहला पॉइंट आता है मीनिंग. What exactly is the meaning of business when we say a profession या employment? तो जब हम business बोलते हैं, it covers the entire spectrum, मतलब entire area. Spectrum मतलब क्या होता है? Area of market oriented activities coming under industry, trade and commerce. जो भी चीजें industry, trade and commerce में आती है, वो सभी areas को हम cover करना चाहते हैं. That whole thing is called as business. Whereas प्रोफेशन जब हम बोलते हैं, इट इज रेफरिंग टू इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर. लॉयर रहेगा तो लॉयर का ही सर्विस देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा तो उसी का सर्विस देगा, सीडब्ल्यू रहेगा तो उसी का सर्विस देगा, वो डॉक्टर रहेगा तो डॉक्टरिंग सर्विसेज देगा वो. सो स्पेशलाइज्ड नेचर सर्विसेज प्रिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन. तो किस पर बेस्ड है, आप कौन सा सर्विस दोगे, ये किस पर बेस्ड है? आपके क्वालिफिकेशन पर बेस्ड है. चलो मान लिया आपने आईसीआई का स्टडी किया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मगर आप डॉक्टरिंग प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हो, आप क्लिनिक खोलना चाहते हो, ऐसा थोड़ा ना होगा ना. मतलब जो क्वालिफिकेशन लिया है वो तुम्हें बताएगा कि तुमने कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए. सो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर द एजेस, मतलब अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी. जैसे कि आप कौन से प्रोफेशनल बॉडी के गाइडेंस में कोर्स करते हो? ICAI. That also prescribes the code of conduct. मतलब आप कैसे बिहेव करोगे, आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी वो बताएगा. तो आपको टाइम टू टाइम गाइड करने वाला इंस्टीट्यूट ICAI रहेगा आपके लिए. वैसे ही सेम एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल रहता है, हर एक के लिए अलग रहता है. तो ये इंस्टीट्यूट के गाइडेंस के अंडर आप काम करते हो, और ये इंस्टीट्यूट ही है जो आपको बताता है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहता है. डॉक्टर्स जो रहते हैं वो आपको पता होगा शपथ लेते हैं वो लोग, तो ये उनके प्रोफेशन को वो अबाउ एवरीथिंग मानेंगे, बिकॉज वो उस स्ट्रीम में है जहां पर ह्यूमैनिटी सर्विंग आता है. सो नो डाउट ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट उनको बताता है कि उनको क्या करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल और क्या नहीं करना चाहिए. करेक्ट. Whereas employment जब हम बोलते हैं, it is also rendering of service. Remember, employment is also rendering of service, but under a contract of employment. जो कौन और कौन साइन करता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई साइन करता है. ठीक है, एंड अगेंस्ट विच व्हाट यू गेट इज वेजेस या सैलरीज, डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्री में काम कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो. एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वेज एम्प्लॉयमेंट. इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है? वेज एम्प्लॉयमेंट. Everyone in the virtual, those who are joined through streaming, is audio, video, everything clear? Yes, sir. Screen and everything is clear? Yes, sir. Yes, great. So this is business, profession, employment का meaning. Are you understanding? Now, इसी में मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं हम लोग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट? यहां पे क्या लिखा है, जरा मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं. यस, कैन यू सी नाउ? मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या? शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत कैसे होगी. तो बिजनेस की शुरुआत कब होगी दोस्तों? एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पर कि उसको बिजनेस शुरू करना है, और उसने अगर लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दिया रहेगा, जो भी रिक्वायर्ड है वो सब, तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा. जब आप प्रोफेशन शुरू करने की बात करते हो, तो प्रोफेशन ऐसे मुंह उठाकर कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता है. यू नीड टू हैव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यू नीड टू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, COP जो COM मतलब सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. हमारे केस में तो दोनों लगता है. मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको दिखाता है कि आप उस बॉडी के मेंबर बन चुके हो. सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको बताता है कि आप वो स्पेशलाइज्ड नेचर के सर्विसेज देने के लिए permitted हो. Certificate of practice. So remember, after qualifying CA, you need to get 2 certificates if you want to start your own practice. पहला रहेगा certificate of membership, दूसरा रहेगा certificate of practice. So membership of professional body and certificate of practice. जैसे हमें ये 2 certificates लगते हैं, सभी को लगते हैं, इसलिए तो वो profession के अंडर आया ना.
तो डॉक्टर को भी लगता है, एडवोकेट को भी लगता है, एवरीबडी रिक्वायर्स। भले ही नाम थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, जैसे यहाँ पर आर्टिकलशिप बोलते, किसी जगह एंट्रेंशिप बोलते, राइट, वैसे ही सेम। सो हियर एंटरप्रेन्योर का डिसीजन मैटर करता है एंड लीगल फॉर्मेलिटी मैटर करती है बिजनेस शुरू करने में। वेयर एज प्रोफेशन के हद तक हम क्या बोलेंगे, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या रहेगा प्रोफेशन के लिए, आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना चाहिए, तब जाके आप प्रोफेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। अब आप बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, तो आपका एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होता है, जब आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है, जब सामने वाली कंपनी बोलती है यू आर हियर बाय अपॉइंटेड, और वो आपका पूरा एग्रीमेंट साइन ऑफ होता है, तब आप बोल सकते हो कि आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। मुझे बहुत इच्छा थी इन्फोसिस में काम करने की, कल से डायरेक्ट चल जाओ 11 बजे गेट पे, उनके एम्प्लॉयमेंट चालू होगा क्या ऐसा? वो लोग लेंगे क्या मुझे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन ऑफ नहीं किया मेरे साथ, ना मुझे उन्होंने कोई लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया है। सो अगर मुझे अपॉइंटमेंट शुरू, मतलब उनके साथ एम्प्लॉयमेंट शुरू करनी है, तो ऑफ कोर्स आई विल नीड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस एग्रीमेंट, कि उनके साथ सर्विस करने का मेरा और उनका एग्रीमेंट हो चुका है। सो आई होप दिस सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सबको समझा क्या ये? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। आखिर बिजनेस करते हो तो कैसे आपका लाइवलीहुड चलता है? बोलिए, आप क्या कमाते हो जिससे आपका लाइवलीहुड चलता है? प्रॉफिट्स। सो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन बिजनेस विल बी प्रॉफिट्स। वेयरएज प्रोफेशन के केस में आप क्या कमाते हो जिससे आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब रोजाना रोटी जो है वो चलती है, वो कैसे होगा? फीस से होगा। कभी आपने सुना क्या, मैंने अब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रॉफिट दे के आया हूं? फीस ही होता है वो हर वक्त, बराबर है ना? मैं मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी पे करके आया हूं। सैलरी नहीं पे होता है बॉस अपने को, अगर अपन प्रैक्टिसिंग है तो अपने को फीस पे होता है, क्योंकि अपन एक के साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं करते, अपन वेरियस लोगों को रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहे हैं। सो अपने को देनी चाहिए प्रोफेशनल फीस। बिजनेस में होता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में होता है प्रोफेशनल फीस, एंड एम्प्लॉयमेंट में एज यू ऑल नो वेजेस एंड सैलरीज होती है। तो ये जब मिलती है तो ऑब्वियसली आपका जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर रहे हो आप। एज फार एज प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, बिजनेस की हद तक कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता है, मगर प्रोफेशन के हद तक स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन लेना ही पड़ेगा, तभी तो तुम लोग इधर हो, बराबर है? दिल से बहुत इच्छा थी सीए बनने की, तो जाके ऑफिस खोल दोगे? नहीं ना, डिग्री चाहिए उसके लिए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज मस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको लगता है कि एक बीकॉम ग्रेजुएट पर्सन, not even that, maybe BSc graduate person, altogether different field, can start Expert Professional Academy Private Limited? Very good. Yes. क्यों? कि बिजनेस है वो, प्रोफेशन नहीं है। एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी इज बिजनेस। झेपा कुछ? फिर प्रोफेशन क्या है सर? फिर तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो यही तो हम एक्सपर्ट को सर्विसेज दे रहे हैं। वी आर रेंडरिंग सर्विसेज टू एक्सपर्ट, एक्सपर्ट पेज अस प्रोफेशनल फीस। एंड जब मैं अस बोलता हूं तो इसका मतलब सुशील सर भी आते हैं उसमें, विनोद सर भी आते हैं, सभी आते हैं। सो दैट इज सेपरेट एंटिटी क्रिएटेड, दैट इज बिजनेस। और उसको क्रिएट करने के लिए कोई बिजनेस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज एक्सपर्ट एकेडमी इज इनटू सीए कोचिंग बिजनेस। समझा क्या? फिर वो IIM अहमदाबाद के कोई लोग रहेंगे जो MBA क्वालिफाई हुए, वो लोग भी खोल सकते हैं क्या सर ये? यस, क्यों नहीं खोलेंगे? पॉसिबल है, समझे? एंड एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, यस, यहां पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वर्क। जैसे आज PMC जो है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके जो टॉप लेवल अधिकारी हो उनका क्वालिफिकेशन अलग है, उनके जो टॉप लेवल अथॉरिटीज है उनका क्वालिफिकेशन अलग है, और डाउन लेवल पर जो है उनका क्वालिफिकेशन अलग है। सो जॉब टू जॉब आपका क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होता है, जॉब टू जॉब आपका क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होता है, और वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस जॉब के लिए। तो यहां पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब लिखा हुआ है, करेक्ट? सो जैसे आपने एक्सपर्ट में भी ऐसा है कि हर एक का क्वालिफिकेशन अलग है,
फ्रंट ऑफिस में जो बैठते हैं उनका क्वालिफिकेशन अलग है, बैक ऑफिस में जो बैठते हैं उनका क्वालिफिकेशन अलग है, टेक्निकल साइड जो हैंडल करते हैं उनका क्वालिफिकेशन अलग है, हम जो पढ़ा रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन अलग है, शायद डायरेक्टर्स जो रहेंगे उनका क्वालिफिकेशन अलग हो सकता है। समझे? एथिकल गाइडेंस, बिजनेस के हद तक एथिकल गाइडेंस कौन देगा? खुद वो ओनर के मॉरल वैल्यूज क्या है वो डिसाइड करेंगे कि उसका ये जो एथिकल गाइडेंस है वो कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं फाउंडर वैल्यू। जो भी उस बिजनेस को फाउंडर मतलब समझता है क्या? जिन्होंने वो बिजनेस को फॉर्म किया है उनके वैल्यूज। ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कभी कि आपने कहीं पैसा दिया और आप चेंज लेना भूल गए, या आप पैसा दे रहे हो 100 रुपए बट आप पैसा दे रहे हो 500 रुपए मगर आपको लग रहा है कि आपने 100 ही दिया है, और जैसे ही सपोज 50 बिल हुआ है तो उसने आपको 50 दिया, आप तुरंत ये लेके चले गए और उसने बोला ओ मैडम ओ सर आपने 500 दिया, ये 400 और लो। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? यस और नो? यस। जैसे ऐसा होता है हम क्या सोचते हैं? क्या ईमानदार बिजनेसमैन है यार, गुड। मनी मन तो भी बोलते हैं, एटलीस्ट उसको नहीं बोलेंगे तो एटलीस्ट मनी मन तो ये बोलेंगे ना। सो ये होते हैं फाउंडर वैल्यू। सपोज आप किसी एक शॉप में ऐसा कर दिए गलती से और वहां वो ओनर आपको 50 रुपए दे रहा है और 400 रुपए दे ही रहा था, आप चले गए, जाओ दे, जाने दे उसको, 400 एक्स्ट्रा कमाई, मजा आ गया। ऐसा भी है एक कैटेगरी। रादर हम 500 देते हैं, वो बोलते 50, अपन बोलते अरे 500 दिया भाई, वो बोलते नहीं 100 ही तो दिया। फाउंडर वैल्यू, समझा कुछ? तो इस केस में फाउंडर वैल्यू मैटर करता है। बिजनेस के हद तक आप एथिकली कैसे बिजनेस को चलाओगे ये फाउंडर वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब बिजनेस जिसने फॉर्म किया और जो आगे बिजनेस रन कर रहा है उसके वैल्यूज क्या है उस पर डिपेंड करता है। प्रोफेशन की हद तक प्रोफेशनल कोड आपको बोलता है कि आपने किस वैल्यू पर प्रोफेशन को आगे ले जाना चाहिए। फाउंडर वैल्यू काम नहीं करता है, आईसीआई बोलता है आपको ऐसा काम कर, ये मत कर, वो कर। एंड सेम चीज हैपन वी हियर आल्सो। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू हैव एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड आपको बोलेगा कि कॉम्पिटिटर के पास स्विच होना अलाउड नहीं है, इतने महीने बाद जॉब के तुम यहां नहीं जा सकते, तुम्हें 2 साल का बॉन्ड साइन किया है। ये सब एम्प्लॉय कोड है। एम्प्लॉय कोड आपको बताता है कि आपने क्या करना अलाउड है और क्या नहीं करना अलाउड है। Just because I am employee of Infosys, I cannot make contracts on the basis of Infosys, right? I cannot just have that बिल्ला here जिस पे लिखा है Infosys और मैं जाकर लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं Infosys का एजेंट हूँ और मैं Infosys के बिहाफ पर कुछ डील कर दूँ जो कि ऑब्वियसली गलत है। तो ये एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट जाता है, समझे कि नहीं? तो एम्प्लॉय कोड आपको दिखाएगा कि व्हाट यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू, समझे? प्रोफेशन के कौन दिखाएगा? कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉयमेंट में कौन दिखाएगा? एम्प्लॉयमेंट कोड। एंड बिजनेस में कौन दिखाएगा? फाउंडर वैल्यू। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। आपको क्या लगता है बिजनेस की हद तक आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तभी तो लोग बिजनेस नहीं करते ना, क्योंकि उनको मालूम है कि बिजनेस करने के लिए उनको लगेगा बहुत पैसा। मगर प्रोफेशन के हद तक अगर बात करेंगे तो बिजनेस से काफी कम पैसा लगता है और एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए तो मैक्सिमम जनता एम्प्लॉयमेंट में जाती है ना, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट ब्लॉक इज नथिंग, तो रिस्क बहुत कम है। मगर प्रोफेशन में सर थोड़ा बहुत क्यों लगेगा? सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो ऑफिस तो खोलना पड़ेगा, छोटा मोटा चेंबर जिसको बोलते हैं लॉयर के जैसे, वैसे आपका भी तो छोटा मोटा केबिन रहेगा, कुछ रहेगा। स्टार्टिंग तो वहां से होगा ना, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोफेशन के हद तक भी सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर देयर, ऑफिस, चेंबर, थोड़ा फर्नीचर, उसमें एसी वेसी चाहिए तो डिपेंड ऑन तुम कौन से सिटी में हो क्या हो। तो ये थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशनल। बट एज अ बिजनेसमैन आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी सब्सटेंशियल होता है, मतलब दूसरों से, मतलब वो दोनों से ज्यादा होता है, समझे? प्रोफेशनल ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम। क्या लगता है आपको प्रोफेशनल फ्रीडम, ऑटोनॉमी कैसा रहता है? बिजनेस में फुल ऑटोनॉमी, अपना बिजनेस अपने स्टाइल से। 10 बजे खोलना है 10 बजे खोलेंगे, 11 बजे खोलना है 11 बजे खोलेंगे, रात को 9 बजे बंद करना है 9 बजे बंद करेंगे, रात को 11 बजे बंद करना है रात को 11 बजे तक बंद करेंगे। आवर चॉइस, ऑटोनॉमी इज देयर, फ्रीडम इज देयर।
कैसे रन करना है, कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, एवरीथिंग फ्रीडम यू हैव, यू कैन डिसाइड योर ओन पॉलिसीज। वेरएज प्रोफेशन के हद तक ऐसा होता है, क्वाइट अ बिट योर फ्रीडम इज देयर बट क्वाइट अ बिट, मतलब आपके प्रोफेशन में आपके ऑफिस की क्या पॉलिसीज रहेंगे, कैसे एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाएगा, ये सब आप डिसाइड करते हो, बट कुछ चीजें आपको अलाउड नहीं है। कौन रोकता है? आईसीआई, मतलब इंस्टीट्यूट बोलो, इंस्टीट्यूट भी मत बोलो, प्रोफेशनल बॉडी बोलो। तो कौन रोकता है आपको? प्रोफेशनल बॉडी रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर सकते। तो इस वजह से यहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो फ्रीडम है वो थोड़ा ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं लोग? लास्ट वाले के केस में। लास्ट वाला तो बेचारा बहुत ही बांधा हुआ इंसान है। क्या लिखा है? नॉट मच। क्यों नॉट मच? बिकॉज ही हैज टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एम्प्लॉयर। आज एक काम करो, ये मत करो, ये करो, ओके सर, चॉइस ही नहीं है। समझा कि नहीं कुछ? मगर अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरा आज का शेड्यूल कौन डिसाइड करेगा? मैं खुद। सो ऑब्वियसली आई एम माई ओन बॉस। यू आर योर ओन बॉस इन केस ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन के हद तक लगभग, मगर एम्प्लॉयमेंट के हद तक तो बिल्कुल भी नहीं। समझे? तो ये था ऑटोनॉमी फ्रीडम के बारे में। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव। जब आप बिजनेस करते हो तो आपका पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक अचीवमेंट होता है। सेल्स बढ़ाओ, प्रॉफिट्स बढ़ाओ, शेयर वैल्यू बढ़ाओ, होता है ना? बट जब आप प्रोफेशन करते हो तो आपका साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस टू क्लाइंट्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी। देयरफॉर डॉक्टर्स आर सेड कि दे आर लाइक गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स, whereas even chartered accountants, they are said as financial doctors. yes or no? तो एक वेल्थ संभालता है, एक हेल्थ संभालता है। सो दैट वे सर्विस टू सोसाइटी इज मस्ट फॉर अस ऑल्सो। लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे सिग्नेचर को वैल्यू होती है। सो ऑब्वियसली हम जहां कहीं पर भी साइन करेंगे, हमने इंश्योर करना चाहिए कि हमने उसे सही ढंग से चेक करके साइन किया है प्रॉपरली। उसमें ट्रू एंड फेयर जब हम बोलते हैं तो वो होना चाहिए। And lastly, as far as the psychological motive in employment is concerned, is only one thing, livelihood earn करना है। मतलब 1 तारीख से 5 तारीख के बीच सैलरी आएगी, अगला महीना चले जाएगा, बराबर है? और हर बार यही एक ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट के तक। कौन सा ऐसा एम्प्लॉय होता है जो बोलता है मेरी कंपनी जबरदस्त है, मेरा मजा आ गया, आज तो बहुत सही चल रहा है? कोई नहीं बोलता है, हार्डली कोई। और बोलेगा भी तो बॉस चेंज हो जाएगा तो बोलना भूल जाएगा, क्योंकि हर बॉस अच्छा नहीं होता ना, समझे? मगर जहां पर बिजनेस अगर स्केल अप हो गया, एक बड़ा क्लाइंट हमको मिल गया, तो हम प्रोफेशन के केस में भी बोलते हैं वाओ गुड। एंड एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया तो हम बोलते हैं नथिंग लाइक इट। होता है ना? तो ये होता है ऑब्जेक्टिव्स हमारे साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव। नो डाउट सब जगह हमको एक जगह सैलरी अर्न करना है, वेजेस अर्न करना है, एक जगह फीस अर्न करना है, एक जगह हमको प्रॉफिट अर्न करना है। बट यहां पर हमारा इकोनॉमिक मोटिव पे ज्यादा ध्यान होता है, वहां पर हमारा सर्विस टू क्लाइंट्स पर भी ध्यान होता है, और लास्ट में हमारा सिर्फ ध्यान हमारे अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड पे होता है। ठीक है? सर्टेनिटी ऑफ इनकम, बिजनेस में सर्टेनिटी ऑफ इनकम बहुत कम है। एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। अब तक तो लग रहा था तुमको बिजनेस जबरदस्त है यार, मगर बिजनेस में सर्टेनिटी ऑफ इनकम बहुत कम है। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, मोस्ट सर्टेन। लॉकडाउन, बिजनेस बंद, सैलरी शुरू, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना? बिजनेस बंद है मगर सैलरी शुरू है, और क्या अनसर्टेनिटी देखना बाकी रह गया भाई? 21 दिन इंडिया बंद था, फिर भी सैलरी पूरी आई थी। हाँ, तो फिर कुछ कंपनीज ने बाद में स्केल डाउन किया, बिकॉज उनका सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो गया था, उनको टिकना ही मुश्किल हो गया था। बट आज पोस्ट कोविड वापस से सैलरीज बहुत बढ़ चुके, आईटीज में तो डबल हो चुके, क्योंकि आईटी सब जगह रिक्वायर्ड है ना आजकल, तो आईटी में सैलरीज डबल हो चुके हैं। सो दिस इज व्हाट इज द इम्पैक्ट एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। नो डाउट यहां पर जो यू कैन से सर्टेनिटी ऑफ इनकम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा है, द मोस्ट सर्टन, बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयर को देना ही पड़ता है उतना। इस महीने सेल कम हुआ तो सैलरी तो उतनी देनी पड़ेगी जितनी थी, मगर बिजनेस की हद तक इस महीने सेल कम हुआ तो बिजनेस भी कम है तो प्रॉफिट भी कम है। लीस्ट सर्टेनिटी। हाउएवर ईदर वे मतलब
एकदम कम भी हो सकता है, तो एकदम अचानक से बढ़ भी सकता है। इस महीने बड़ा ऑर्डर आ गया, डबल के ऊपर इनकम हो गया, दैट वे ऑल्सो इट कैन हैपन। एंड लास्टली यहां पर प्रोफेशन के तक क्वाइट अ बिट लिखा है, मतलब क्या, बिजनेस से थोड़ा ज्यादा सर्टन है मगर एम्प्लॉयमेंट से कम सर्टन है, क्योंकि एक बार जो क्लाइंट आपके साथ जुड़ जाता है वो आपको छोड़ता नहीं है। और आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसके सीक्रेट्स भी जानते हो, क्यों छोड़ेगा वो आपको, समझा। डॉक्टर्स भी हम चेंज करते क्या आसानी से? नहीं चेंज करते, क्योंकि उसको हेल्थ हिस्ट्री पता रहती है, समझे क्या। जनरली ऐसा होता है, एडवोकेट भी जो कोई चेंज नहीं करता है, बॉस जिगर लगता है, उसको भी सीक्रेट्स पता है। तो इसलिए जनरली ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल को एक क्लाइंट मिल गया तो जनरली वो लाइफ टाइम के लिए मिल गया, जनरली, अनटिल अनलेस तुम बहुत ही गॉन केस निकले। सो सर्टेनिटी ऑफ इनकम इस तरीके से होता है। एज फार एज द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन इज कंसर्न, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट अनसर्टेन। यहां पर बिजनेस में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटीज होती है, क्योंकि यहां का जो आपका क्या बोलते हैं उसे, स्टेबिलिटी है, ये प्योरली बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मगर एम्प्लॉयमेंट में लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है, क्वाइट सर्टन। क्वाइट सर्टन क्यों होता है ऑक्यूपेशन एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न? बस जाना है अपना अपना 10 से 9, 10 से 6, 10 से 8, जितना काम बोला है उतना अच्छे से करना है, वापस आना है। आप जब तक ये सही तरीके से कर रहे हो आप जॉब में हो। जनरली ऐसे ही होता है, जॉब में से ऐसे आसानी से नहीं निकाल जाते। अप डाउन कौन झेलेगा? ओनर झेलेगा, जो बिजनेस रन कर रहा है, आप नहीं झेलोगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका टेन्योर जो है वो स्टेबल है थोड़ा सा। सपोज एक आधी कंपनी प्रॉब्लम में आ गई तो सर फिर तो स्टेबिलिटी चली गई, ऐसा नहीं है। फिर उस केस में क्या होगा, आप दूसरे के पास जाओगे ना, आप थोड़ा ना एम्प्लॉयमेंट एक के साथ ही कंटिन्यू रखोगे। और आजकल तो ऐसे जॉब चेंज होते हैं, आईटी में तो बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। तो फिर यहां पर एक बॉस 25 साल से एक ही बॉस, ऐसा जमाना तो कब का चला गया, समझे। तो यहां पर क्वाइट सर्टन है कि आपका एम्प्लॉयमेंट चलेगा अच्छे से, स्टेबिलिटी से चलेगा। प्रोफेशन के हद तक भी क्वाइट सर्टन है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जनरली जब तक आप सही सर्विस दे रहे हो आपको इनकम मिलती रहेगी, क्लाइंट तो आपको छोड़ेगा नहीं। मगर बिजनेस के हद तक अनसर्टन इसलिए है क्योंकि बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स सिर्फ ओनर को झेलने पड़ते हैं। बिजनेस का मोड चेंज, ऑब्वियसली बिजनेस के पूरे पैरामीटर्स चेंज, और ये अनसर्टेनिटी आपके बिजनेस में बिजनेसमैन को ही झेलनी पड़ती है। एज फार एज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज कंसर्न, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज कंसर्न या सक्सेशन इज कंसर्न, मतलब मेरे बाद कौन, तो बिजनेस के हद तक पॉसिबल है कि मेरे बाद मेरा लीगल हेयर उसे संभालेगा। प्रोफेशन के हद तक नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि उस लीगल हेयर के पास भी होना चाहिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, राइट। और एम्प्लॉयमेंट के हद तक भी ऐसा होता है क्या, मैं इन्फोसिस का एम्प्लॉय तो मेरा बेटा भी इन्फोसिस का एम्प्लॉय या बेटी भी इन्फोसिस का एम्प्लॉय, ऐसा होता है क्या? तो उधर भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके पास भी होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर उसको लेना चाहिए, तो उधर तो बहुत ही कम है, समझा कि नहीं। तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट है बिजनेस के हद तक कि बिजनेस में आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेशन ऑफ बिजनेस इजीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी क्वालिफिकेशन नहीं था, आपके बेटे के पास भी रिक्वायर्ड नहीं है, या बेटी के पास भी रिक्वायर्ड नहीं है, समझे। These are all the points of differentiation जो हमने अभी पढ़ा। तो यहां पर हमने अब तक क्या क्या देखा, ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक। As far as the non-economic activities are concerned, non-economic activities में क्यों की जाती है? Natural love and affection and satisfaction, spiritual, religious, social, सब चीजें कवर की हमने। फिर हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों की जाती है, अर्निंग लाइवलीहुड, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स वगैरह, ये सब होता है। उसमें 3 टाइप होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हर एक को डिटेल में समझने के बाद हम ये डिस्टिंग्विश बिटवीन देखे, इतने सारे पॉइंट्स, सबको समझा? एनी डाउट विथ रिगार्ड टू दिस? नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है दोस्तों
फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पहला टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन है? सिंगल ओनर, करेक्ट, ही इज द ओनली वन पर्सन हु इज द ओनर। नेक्स्ट कैन बी जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली को बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF भी बोलते हैं इसे, मेनली इनकम टैक्स में इसे HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है और उससे इनकम आता है। तो वो सबकी प्रॉपर्टी थी, तो वो इनकम भी पूरे फैमिली का रहेगा। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप सबको पता है बिटवीन 2 और मोर पीपल हो सकते हैं। डू दे नीड टू बी ऑलवेज रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स, ऐसा कुछ है? नहीं, नथिंग। आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ भी हो सकती है। फिर उसके बाद आया LLP। ये क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये और कुछ नहीं है, पार्टनरशिप में कुछ ड्रॉबैक थे तो वो ड्रॉबैक को हटा दिया। एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप विद कंपनी। तो इट्स अ मिडवे, कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप के बीच का मिडवे। ये इसे बोलते हैं LLP, विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एंड द लास्ट एंड द फाइनल विल बी जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब बड़ा कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड रहेंगे और अनलिस्टेड भी हो सकते हैं, मगर पब्लिक कंपनी हो, मतलब द शेयर्स आर हेल्ड बाय पब्लिक। जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहां पर भी ऐसे क्राइटेरिया है कि आप पार्ट ओनर बनते हो। इसमें शेयर बाय करते हो मतलब आप क्या बन रहे हो? पार्ट ओनर। तो एक तरफ से पार्टनरशिप ही है बट बड़े स्केल पे है, जनता इन जनरल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? शेयर्स। शेयर्स का दूसरा नाम है स्टॉक। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कुछ समझा क्या? जॉइंटली सब लोग शेयर होल्ड कर रहे हो उसमें, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटर को समझेंगे। सोल प्रोप्राइटर का कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, ही इज हिज ओन बॉस। मेरिट, मेरिट में क्या लिखा है? वो खुद का मालिक, जो वो बोलेगा वो चलेगा बिजनेस में। फिर नेक्स्ट इज सोल कैपिटल प्रोवाइडर। डीमेरिट है ये। क्यों डीमेरिट है? क्योंकि उसका कैपिटल लिमिटेड रहेगा तो उसके एक्सपेंशन भी लिमिटेड होंगे। करेक्ट, एक सिंगल पर्सन कंट्रीब्यूट कितना करेगा? लिमिटेशन है ना। तो यहां पर लिखा है सोल कैपिटल प्रोवाइडर, दैट इज डीमेरिट। तीसरा, पर्सनलाइज्ड सर्विस दिया जाता है सोल प्रोप्राइटर के पास। याद है क्या? सोल प्रोप्राइटर के शॉप पे जब आप जाते हो, अरे बेटा नुमान कैसे हो, अभी कोरोना के बाद तुम्हारी तबीयत कैसी है, पूछते कि नहीं? मगर वही अगर नुमान अगर डीमार्ट में गया, अरे बेटा कैसे हो, कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा। अरे तुमने लास्ट टाइम वो साबुन बोला था, देखो आ गया, कोई नहीं बोलेगा। यहां पर वो बोलेगा हाँ ये साबुन आया, ये नया नया साबुन है, तू वो क्या यूज करता है, ये यूज कर, ऐसा भी बोलने वाला रहता है। राइट, ये शर्ट तो तेरे पे क्या दिखेगा, ये तो तेरे लिए मंगाया मैंने। ये होता है पर्सनलाइज्ड सर्विस, जहां पर वो जानता है इसके चॉइस क्या है, इसके लाइक्स क्या है, इसके डिसलाइक्स क्या है, इसके पर्सनल लाइफ का एक आधा भी पॉइंट बोल दिया तो वो उसको लगता है कनेक्टेड है। सो दैट वे पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दी जाती है एज फार एज द सोल प्रोप्राइटर इज कंसर्न। एंड आई एम नॉट जोकिंग, ये जो साड़ियों की शॉप होती है या यू नो लेडीज वेयर वगैरह होता है, यहाँ पर कभी देखना वो जो बैठते लोग ऐसा स्मार्ट रहते, ये लोग इतना ऐसा बात करते कि पूछो मत। मतलब अरे मैडम लास्ट टाइम तुमने वो पिंक लेके, सच में पिंक लेके ही जाते और वो याद भी रखते। शायद 80% पिंक ही ले जाते होंगे, वो अलग बात है, बट याद रखते ये लोग। और वो याद रखकर बराबर उनको बोलते हैं इस बार वो ब्राउन वाला अलग आया है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं दिखाता हूँ। ये होता है। और या तो बिटिया या तो बहन जी, क्लियर रहती है लोग। तो दैट इज हाउ दे पिंच, पर्सनलाइज सर्विस देते हैं ये लोग। तो इनका सेल्स बढ़ता है बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज सर्विस। सोल बेरर ऑफ रिस्क, ये डीमेरिट हो जाएगा। जब बिजनेस डाउनफॉल में रहेगा तो ऑब्वियसली अकेला लॉस भी तो उसको ही झेलना पड़ेगा। सोल बेरर ऑफ रिस्क एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? सारे लायबिलिटीज उसको नहीं, यस अगर उसके बिजनेस में से लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो सकती है, बिजनेस की
लायबिलिटी बिजनेस में से पे ऑफ नहीं हो सकती है तो उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं। समझे कुछ? मतलब बंगला भी बेचा जा सकता है, कार भी बेचा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल ज्वेलरी भी बेची जा सकती है। तो दैट इज देयर। हाँ, प्राइवेट जेट रहने तो कुछ भी रहना तो सब नीलाम होता है, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस के लायबिलिटीज, सब किसी और के नहीं, तुम्हारे बिजनेस के लायबिलिटीज। तुम अगर पे ऑफ नहीं कर पाओगे एज बिजनेसमैन फ्रॉम योर बिजनेस, देन योर पर्सनल एसेट्स विल ऑल्सो बी टेकन। अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा टेक्निकल अकाउंटिंग की तरफ ले जाकर समझाता हूं। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। क्या एंट्री पास करते आप? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। क्या एंट्री पास करते आप? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या हुआ मन में? राम ने अपने पर्सनल वेल्थ में से 1 लाख इन्वेस्ट किया और बिजनेस स्टार्ट किया। यह बिजनेस उसने रन किया और 5 लाख रुपए देने बाकी निकल गए, उसको बिजनेस नहीं जमा। बिजनेस में एसेट्स कितने के हैं? 1 लाख। कैश शायद किसी चीज में कन्वर्ट हुआ रहेगा, सपोज कंप्यूटर लिया रहेगा, सपोज स्टेशनरी लिया रहेगा, वॉटएवर। अभी बिजनेस में 1 लाख अभी भी है सपोज, मगर बिजनेस का देना बाकी है 5 लाख। तो 4 लाख रुपए राम के पर्सनल एसेट्स में से लिए जाएंगे। राम ने तो इंट्रोड्यूस भी नहीं किए थे वो 4 लाख कभी, फिर भी उसके पर्सनल लायबिलिटी, बिजनेस लायबिलिटीज पे कितने थे? 5 लाख। उसको पे ऑफ करने के लिए बिजनेस के एसेट्स 1 ही लाख थे, तो ऑब्वियसली ऊपर के 4 लाख राम खुद देगा। कहां से देगा? ऐसे पैसे से देगा जो वो बिजनेस में कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। समझे? फेट एज गोइंग कंसर्न मतलब क्या? ऐसा मानना है कि गोइंग कंसर्न है ये, ऐसा हर बार मान के हम चलते हैं बिजनेस में कि ये गोइंग कंसर्न रहेगा। इनफैक्ट अकाउंटिंग का बेसिक अजम्पशन है ये, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बराबर क्या? ये जैसी पॉइंट है सबकी मुंडी ऐसी टेढ़ी हो गई। हाँ, फेट एज गोइंग कंसर्न पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ रहे हो तो इट इज नथिंग बट इट इज अ बिलीव दैट इट्स द फर्म इज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। इसलिए तो हम लोग रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल लिखते हैं ना, क्योंकि वो बिजनेस कभी स्टॉप नहीं होने वाला, ये सोच के हम उसको पेएबल लिखते हैं बैलेंस शीट के एंड डेट पर। एंड लास्ट इसमें आता है सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। कैसे होगा सक्सेशन ऑफ ओनरशिप? इजीली पॉसिबल। लीगल हेयर को ही मिलेगा। यस, जो मैं मेरे विल में लिखूंगा उसको उसका बिजनेस का सक्सेशन मिल सकता है। बराबर है? विल नहीं लिखा तो लीगल हेयर्स को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। करेक्ट? तो दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप के सभी पॉइंट्स। सबको समझा? वो जो पर्सन वहां खड़ा है, अकेला इंसान, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक हीरो। क्या बोलते हैं उसको? इकोनॉमिक हीरो। और उसको बोलते हैं 1% बैंड। आपके स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, नीचे लिखा हुआ है बैंड, 1% बैंड। ठीक है? तो 1% बैंड मतलब क्या? बैंड मतलब ग्रुप ऑफ people who are performing, they are called as band. So he is the sole person performing ना, तो इसलिए इसको 1% band भी बोलते हैं। इकोनॉमिक हीरो बोलते हैं दोस्तों क्योंकि यह है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। जॉब सीकर है या जॉब गिवर है? ये गिवर है। समझा? इसलिए इसको इकोनॉमिक हीरो बोलते हैं। यहां तक के पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे से समझा? नेक्स्ट पॉइंट विल कम, दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या लगता है आपको? ऐसे जो फैमिली बैठी है यहां पे मेरे पीछे, ये फैमिली में जितने भी लोग हैं इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हुआ करती रहेगी। कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट, कोई भी एसेट उनका ज्वाइंटली हेल्ड रहा होगा। उस एसेट से अगर इनकम आ रहा होगा तो वो किसका इनकम है? घर में सबसे बड़े जो है उनका इनकम है, या इन सबसे छोटे इनकम है लोग जो बैठे, सबका कंबाइंड इनकम है। तो क्या ये सब लोग बिजनेस पे जाते?
और बिजनेस को हैंडल करते? नहीं ना। इनमें से कोई भी एक जन जाता होगा बिजनेस हैंडल करता, ऐसा होता है क्या? सब जाते। बिजनेस के अंदर एक्टिव कौन लोग रहते वो अलग बात है, मगर बिजनेस का अथॉरिटी एक के पास होता है। वो एक पर्सन को बोलते हैं कर्ता ऑफ फैमिली। क्या बोलते हैं? कर्ता ऑफ फैमिली। ऐसा समझ लो वो सब कुछ करता, इसलिए करता, ठीक है। और कुछ नहीं, इस फैमिली का वो करता है मतलब क्या? मेन डिसीजन मेकिंग पर्सन है, उसके हाथ में फैमिली के डिसीजन मेकिंग पावर है। बिजनेस के फैमिली घर में क्या हो रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में क्या होगा इसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है, ठीक है। बावजूद इसके उसको कोई एक्स्ट्रा शेयर नहीं मिलता, मगर लायबिलिटी अगर रहेगी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी उसको झेलना पड़ता है। कुछ समझ रहा है आपको? बिजनेस स्टार्ट किया, एंसेस्टोरियल प्रॉपर्टी थी 10 लाख की, बिजनेस का देना बाकी निकल गया 20 लाख, एक्स्ट्रा ऊपर की 10 लाख कौन देगा? कर्ता देगा। तो ये लोग जो बचे हुए ये कौन है फिर? वो करता एक पर्सन देगा, सपोज सबसे बुजुर्ग पर्सन, सबसे बुजुर्ग पर्सन करता है, सपोज चेयर पे बैठे ना, हाँ ये है सबसे बुजुर्ग पर्सन और ये है कर्ता, मतलब अभी भी इनका ही चलता है, ठीक है। मगर वो पर्सन के अलावा जो बाकी पर्सन है इनको हम बोलेंगे को पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? बोलो, को पार्टनर्स बुलाएंगे। और को पार्टनर्स के पास बिजनेस के, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के राइट्स है, मगर डिसीजन मेकिंग पावर पूरा उनके पास नहीं है, ये पर्सन के पास है, कर्ता के पास। समझा क्या? एंड बाकी सबका नाम क्या बोला अपन ने? को पार्टनर्स। सपोज ये कर्ता रिटायर हो जाएंगे तो ये किसी और को कर्ता बना सकते हैं, राइट। एंड जो भी बाकी लोगों का लायबिलिटी है वो लिमिटेड, उनके शेयर के हद तक। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब वो जो एक्स्ट्रा देने बाकी थे ना फर्म के, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पर्सनल एसेट्स बेचकर ही दिया जाएगा। अच्छा, इस फैमिली में मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता होगा? हाँ? उस फैमिली में पैदा हो जाओ, एज सिंपल एज दिस। बाय बर्थ, मेंबरशिप इज बाय बर्थ। इसलिए ये चिंटू पिंटू जो बैठे नीचे, हाँ, ये भी को पार्टनर्स है, ये भी को पार्टनर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली बाय बर्थ इनको मिल गया है मेंबरशिप ऑफ HUF, राइट। ब्लड रिलेशन होने जरूरी है, यस, ब्लड रिलेशन होने जरूरी है। पड़ोसी को आप HUF का मेंबर नहीं बना सकते, पड़ोसन को भी नहीं बना सकते, पड़ोसी को भी नहीं बना सकते, ठीक है। बाय एनी रीजन नहीं बन सकते, ऐसा बोल रहा हूं मैं, हो सकता। पूल ऑफ रिसोर्स की बात करेंगे तो यहां पर जो रिसोर्सेस मतलब पैसा आता है बिजनेस रन करने के लिए, ये फैमिली का पूल ऑफ रिसोर्स होता है। मतलब यहां पर कोई कंट्रीब्यूटर अकेला पर्सन नहीं है, जो भी फैमिली के कॉमन पूल के पैसे वही रिसोर्स है। यहां पर अगर कम गिरेगा तो पूरी फैमिली इन्वेस्ट करेगी, और ऑब्वियसली जो मेनली फैमिली ओन्ड प्रॉपर्टी है उसी में से ये इनकम आनी चाहिए। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है बिजनेस में, यस, नो प्रॉब्लम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है आपको, को पर्सनल हो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप इंस्पेक्ट करना अलाउड है, बट फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहेगा डे टू डे एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग कर्ता के हाथ में ही रहेगा, करेक्ट। को ओनर्स बाय बर्थ, बस फैमिली में पैदा हो गए और वो को ओनर बन गए, दैट इज द लॉजिक। एंड डिसीजन मेकिंग क्विक होता है उधर। क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों होता है? कर्ता इज द सोल डिसीजन मेकर। क्या कर्ता नीड्स बोर्ड मीटिंग एंड अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स? एक बस रे, है ना, डायरेक्ट वो बोलेगा मेरे को ये करने का है, हाँ। और अगर कोई नया पर्सन है, सपोज ये कर्ता के बाजू में बैठे हुए, ये उनके बेटे हैं शायद, इनकी उम्र हो गई होंगी 40 साल, ठीक है। कर्ता की उम्र कितनी? 80 साल। बावजूद इसके वो 40 साल का जो बंदा है वो अपना डिसीजन मेकिंग उन पे थोप नहीं सकता। अल्टीमेटली जो कर्ता डिसाइड करेंगे वही फाइनली चलेगा, और हर जगह यही आएगा लाइन, एवढ्या वर्षाचं एक्सपिरियन्स,
इतने साल का एक्सपीरियंस है, और ऐसे ही नहीं सफेद हुए हमारे बाल, इतने साल से ये जो बड़ा किया है ये हमने किया है। ये सब जो सुनते हो तुम, दैट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग का सोल पावर उनके पास होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होते, किसी और का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी है। लो क्विक डिसीजन मेकिंग, मगर फिर लायबिलिटी भी कर्ता की अनलिमिटेड रहती है। कर्ता's liability will always be dash unlimited. What about co-personal liability? Limited. Going concern ये भी माना जाता है, क्योंकि कोई 1-2 साल के अंदर फैमिली ओन बिजनेस बंद करना है ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं, तो इनका बिजनेस भी गोइंग कंसर्न बिजनेस ही माना जाता है, ठीक है। एंड सक्सेशन ऑफ ओनरशिप यहां पर इजीली पॉसिबल है, क्योंकि जो फैमिली में पैदा हो रहे हैं वो आगे मेंबर बनते जा रहे हैं, और जो मेन ओल्ड एज वाले लोग हैं वो एक्सपायर अगर होंगे तो ऑब्वियसली उनका शेयर इन्हीं में बटेगा, राइट। तो जो नॉर्मली आप देखते हो वैसे ही होता है। सो दिस इज हाउ इट इज सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। लीगल हेड्स को मिलता है। तो दिस इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मेन फीचर ये भी है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज peculiar टू ओनली इंडिया। एट द सेम टाइम this can be formed only by Hindu families, cannot be formed specifically by Muslim families, because they doesn't come under Hindu family. That is the logic of it, ठीक है। But apart from this, there is one more type which is called as AOPBOI. What is AOPBOI? आपके सिलेबस में नहीं, बट आपको ऐसे ही बता रहा हूं मैं। Association of Person, Body of Individuals. ये एक साथ में आके भी बिजनेस कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या कर रहे हैं, नॉन रिलेटेड पीपल भी रहेंगे तो ये साथ में आके बिजनेस कर सकते हैं। एओपी बीओआई ये सब क्या है, ये आप इंटर में पढ़ोगे, टैक्सेशन में आएगा आपके। बट इन द आइज ऑफ लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी जॉइंट हिंदू फैमिली दैट इज एचयूएफ इज कंसिडर्ड टू बी ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलने से अच्छा इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल माना जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं, पर्सन। पर्सन बोलकर एक चीज होती है जो इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे, तो इनकम टैक्स बोलता है कि टैक्सेशन में कोई पर्सन पे लगाया जाता है, बट पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता। पर्सन के डेफिनेशन में एचयूएफ भी आता है, कंपनी भी आता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, समझे। पार्टनरशिप एज यू ऑल नो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, कैन यू फॉर्म पार्टनरशिप विथ पड़ोसी पड़ोसन? यस, यस और नो? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज वहां ब्लड रिलेटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 or more person may be from same family, may be from different family, okay, they can form partnership. There has to be a proper agreement. ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। डीड बोलते हैं इसे, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसके बगैर पार्टनरशिप फॉर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो डीड में लिखा रहता है कि कैसे पार्टनरशिप आगे चलेगी, क्या पीएसआर रहेगा, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट विल बी सीएसआर, कैपिटल शेयरिंग रेशियो या कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, व्हाटएवर। एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन एक्टिव पार्टनर है, सब कुछ। आई होप यू नो द स्लीपिंग पार्टनर मीनिंग, नॉट द बीकॉम वाला मीनिंग। The partner who is always sleeping is sleeping partner, नहीं ना? The one who is not actively involved in the business day-to-day activities is called as sleeping partner. वाइड बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है तभी तो ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन के पास लिमिटेशन होता है कि वो कितना कैपिटल डाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल पर्सन इज सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा कितना डालेगा उसका लिमिटेशन है। बट जब पार्टनरशिप आता है तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है 2 से ज्यादा लोग साथ में आएंगे तो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, और दूसरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हो गया कि मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पिंग हैंड्स बढ़ जाते हैं। जब पार्टनरशिप आप बोलते हो तो कोई परचेज देखेगा, कोई सेल देखेगा, कोई डे टू डे मैनेजमेंट देखेगा, कोई कैश काउंटर संभालेगा, तो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेस में। हर कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर सकता है, डिवाइड करके आगे बढ़ सकता है, बिजनेस को एक अलग ही स्केल पर ले जा सकता है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जाने का रीजन ही वो था। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, एज पर अग्रीमेंट होगा, जैसे आपने डीड में लिखा था, दैट विल बी द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो विल ऑलवेज बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, जरूरी नहीं है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वर्किंग पार्टनर शायद ना भी करे, मगर प्रॉफिट शेयरिंग में वो शेयरिंग में आ सकता है।
म्यूचुअल एजेंसी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का, मालूम है आपको? व्हाट इज दिस म्यूचुअल एजेंसी? दे कैन एक्ट एज एन एजेंट फॉर द फर्म, दे कैन एक्ट फॉर ईच अदर ऑल्सो एज एजेंट, एंड फिर उस केस में भयंकर लायबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। जब आप बोलते हो किसी और के आप पार्टनर हो, तब उसके बिहाफ पर भी आप एक्ट कर रहे हो ना। जब आप बोलते हो ये हमारी फर्म है, तो वो फर्म के बिहाफ पर भी आप एक्ट कर सकते हो ना। तो अगर तुम्हारे इंटेंशन खराब है तो ऑब्वियसली उस केस में तुम बड़ा फ्रॉड, कोई स्कैम कर सकते हो, और बेचारा तुम्हारा पार्टनर जिसने तुम पे ट्रस्ट किया है, कोई लेन देन नहीं है उसका, उसका पर्सनल एसेट बेचना पड़ेगा अगर आप इंसॉल्वेंट बन गए तो, या आप फरार हो गए तो। समझे? म्यूचुअल एजेंसी, इट इज अ गुड फीचर ऑल्सो, बिकॉज काफी डिसीजन मेकिंग दूसरे के बिहाफ पे अगर ले लेंगे तो चीजें इजीली हो जाएगी, मगर हर बार वैसा होना जरूरी नहीं है, इसके ड्रॉबैक भी है। एटमोस्ट गुड फेथ रहेगा तो ही पार्टनरशिप टिक पाती है, राइट? जिनके साथ एक दूसरे के ऊपर एटमोस्ट गुड फेथ है, मतलब भरोसा है, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज नेचर मैच होता है, जस्ट बिकॉज अच्छा लगता है व्हाटएवर, पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप करने के लिए फेथ होना जरूरी है, समझा? अदरवाइज पार्टनरशिप विल बी अ बिग टाइम फेलियर। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे खतरनाक फीचर। नाउ आई एम टेलिंग यू वन स्टेटमेंट, जस्ट डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। उनको पूछो कि आपने कभी पार्टनरशिप फर्म खोली थी क्या, और अगर उन्होंने खोली रहेगी तो उसका डिसोल्यूशन हुआ क्या, ये भी याद से पूछना। काफी बार ऐसा हो सकता है कि आज से 10 साल पहले, आज से 8 साल पहले, आज से 12 साल पहले उन्होंने कोई पार्टनरशिप किसी के साथ खोली है, बट बाद में उनका वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने बोला चलो यार मैं एग्जिट करता हूँ। ऑन पेपर कुछ नहीं किया, बस जो भी कैश का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हो गया और वो चले गए। ऑन पेपर अभी भी वो पार्टनर है, और भगवान न करे ऐसा हो, मगर सपोज वो फर्म का लायबिलिटी बड़ा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 10 साल बाद 8 साल बाद क्या हुआ रहेगा किसी को पता ही नहीं है। वो पार्टनर थे तब अच्छा चल रहा था, आज अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं बिजनेस में। ठीक है, अब वो नए कुछ बिजनेस में है, उनका ऑल टुगेदर सेट बिजनेस है, एकदम अच्छा चल रहा है, बहुत मेहनत करके खड़ा किया है, बड़ा किया है, सब कुछ है, मगर वहां का बिजनेस का लायबिलिटी करोड़ों 2 करोड़ रुपए हो गया और वहां के सब पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो गए। अब सॉल्वेंट पार्टनर तो आपके पेरेंट अकेले बचे। तो इतने सालों बाद भी वो एक चीज की वजह से, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज की वजह से क्या होगा, आपके पेरेंट्स के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते, जबकि उन्होंने 8-10 साल हो गए उसे क्विट किया है। मगर एक गलती क्या की, ऑन पेपर एग्रीमेंट डीड बनती है ना, पार्टनरशिप डीड, उसमें एक चीज होती है आपको पता होगा तो, कि पार्टनर रिटायर होते या एडमिट होते, तो उन्होंने वो फॉर्मेलिटी नहीं किया। एक छोटी चीज, एक गलती, एंड तुम सोच सकते हो क्या बड़ी सजा मिली। तो इसलिए आप ये चीज जरूर आपके पेरेंट्स को डिस्कस करना, क्योंकि आप ये कर रहे हो, ऑब्वियसली कुछ तो फायदा आपके पेरेंट्स को भी हो और कुछ तो प्रैक्टिकलिटी से आप भी बात करना चाहिए ना। यस और नो? तो ये चीज जरूर डिस्कस करना, ठीक है। गोइंग कंसर्न इसको भी माना जाता है, जैसे बाकी बिजनेसेस होते हैं उसको भी गोइंग कंसर्न बोलते हैं। यहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर मैं पार्टनर हूं आपके साथ, let's say we 4 of us, we are partner, we are best of friends, we are having at most good faith, therefore we are partner, but now I am not interested in your partnership. First thing I should do is I should ask you whether you 3 are interested to buy my share. ठीक है, अगर वो रहेगा तो बेस्ट ही है, नहीं तो मैं आपको पूछूंगा कि आपके पहचान को कोई पर्सन लाओ जिसको मैं अपना शेयर बेचूं, क्योंकि आपका उनका जो भी नया पर्सन आएगा उसका भरोसा होना चाहिए, और अगर कोई ऐसा मिल नहीं रहा है तो मैं किसी और को बेचूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर रहता ही है, तभी जाके पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू हो सकती है। जस्ट इमेजिन करो अपन चारों पार्टनर है, वन फाइन डे कल सुबह मॉर्निंग में आपको पता चलता है कि मैंने तो अपने शेयर किसी और को बेच दिए और आपसे पार्टनर मैं नहीं हूं, वो है जिसको आप नाम भी नहीं जानते हो। ऐसा हो सकता है क्या? इस तरीके से चल सकता है क्या? नहीं ना। फिर उसके साथ आप बिजनेस कैसे करोगे? म्यूचुअल एजेंसी है ये एक दूसरे से एटमोस्ट फेथ रहेगा तो ही बिजनेस चल पाएगा ना। तो ये सब रीजन की वजह से यहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता ही है। ठीक है, शैल वी स्टॉप हियर? वी आर डन विथ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड HUF. Just revise it once. We'll continue tomorrow. Okay, goodbye friends, have a nice day.